नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, पीओके में हासिल करना अगला एजेंडा। जी हां, पीओके को हासिल करना अगला एजेंडा है मोदी सरकार का। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बता दी मोदी सरकार की मंशा, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चीन का ग्वादर शहर में जोरदार विरोध, सीपीसी पूरी तरीके से तबाह, स्थानीय लोग उतरे सड़कों पे, बगावती रुख अख्तियार कर दिया है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सीपीसी के खिलाफ सड़कों पे उतरे स्थानीय लोग, ग्वादर में तबाह हुआ चीन का सीपीसी। तीसरी बड़ी अपडेट, सूरवीरों का सम्मान, पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए कैप्टन अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जानेंगे इसके बारे में। और इस बीच राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बयान से तिल मिलाए पाकिस्तान ने दिया जवाब। जी हां, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो एक एक करके आपको बताएंगे। क्वाड की होने जा रही है दूसरी बैठक, यानी चीन की नाक के नीचे जुटेंगे दुनिया के दिग्गज। जापान ने किया बड़ा ऐलान, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और जवाब देने के लिए देश की इंडियन आर्मी पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीओके हासिल करना अगला एजेंडा मोदी सरकार का, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए मोदी सरकार जुट गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फिर से हासिल करना सरकार का अगला एजेंडा है। नई दिल्ली में रविवार को पीओजेके के विस्थापितों को समर्पित मीरपुर बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस नेतृत्व के पास संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने की क्षमता और इच्छा शक्ति है, वही पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओजेके को फिर से हासिल करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी थी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को तत्कालीन रियासत के एक हिस्से को खोने के रूप में दूसरी त्रासदी का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके को पुनः प्राप्त करना अगला एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि हमेशा माना जाता था कि अनुच्छेद 370 को कभी भी निरस्त किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है और इसी तरीके से पीओजेके को पुनः प्राप्त करने का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा है कि पीओजेके को फिर से हासिल करना न केवल एक राजनीतिक और राष्ट्रीय एजेंडा है, बल्कि मानवाधिकारों के सम्मान की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पीओजेके यानी पीओके में हमारे भाई अमानवीय परिस्थिति में रह रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से उन्हें महरूम रखा गया है। ये बात सही है और ये बात 100% सही भी है कि देश का अभिन्न अंग पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग बनेगा। अगली अपडेट लेते हैं। चीन को झटका, पाकिस्तान के ग्वादर शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सीपीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग, पाकिस्तान को लगा करारा झटका। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में अनावश्यक चौकियां, पानी और बिजली की भारी किल्लत, अवैध मत्स्यिकी से आजीविका पर खतरे और चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड परियोजना के मुखालफत के चलते व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और इन विषयों से सरोकार रखने वाले मुखालफत के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरोकार रखने वाले लोग पिछले एक सप्ताह से ग्वादर में पोर्ट रोड के वाई चौक पर प्रदर्शन करने के लिए जुट गए हैं। इससे पहले भी लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के लोगों की तकलीफ की तरफ जो है कोई ध्यान नहीं है। ग्वादर पोर्ट के अशांत दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत का तटीय शहर है। जंग अखबार की रविवार की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर चौकियों को हटाने और खास करके पूरी तरीके से ग्वादर पोर्ट पर चढ़ाई कर दी है और पाकिस्तान में सीपीसी को लेकर जोरदार विरोध हो रहा है और पाकिस्तान को पूरी तरीके से विरोध के आग में कहीं ना कहीं एक तरीके से झोंक
अगली अपडेट, सूरवीरों का सम्मान। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए कैप्टन अमरिंदर वीर चक्र से सम्मानित। डोडियाल को शौर्य चक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अमरिंदर वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित करेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तानी वायुसेना के LOC में घुसपैठ को नाकाम करने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को इसी महीने पदोन्नत किया गया था। अभिनंदन को वीर चक्र दिए जाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें पाकिस्तानी हवाई घुसपैठ को रोकने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। अभिनंदन के अलावा सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने में ऑपरेशन में भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं मेजर विभूति शंकर डोडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 5 आतंकियों को मार गिराने और 2200 किलोग्राम विस्फोटक बरामद करने के लिए ऑपरेशन में भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के एक आत्मघाती हमलावर ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर हमला कर दिया था, जिन्हें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था और इस दौरान 27 फरवरी को LAC की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तानी को F-16 लड़ाकू विमान को वापस भेजने के लिए अभिनंदन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। एक लाइक तो बनता है शेर अभिनंदन के लिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने की उम्मीद है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार को 9-10 दिसंबर के बीच वर्चुअली इस सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। शिखर सम्मेलन में व्हाइट हाउस की घोषणा के अनुसार PM मोदी की भागीदारी आमंत्रित 100 से अधिक देशों के नेताओं के साथ हो सकती है। समिट में देश और विदेश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धताओं को शामिल करने की उम्मीद है। बाइडेन ने अपनी चुनावी अभियान के दौरान शिखर सम्मेलन का वायदा किया है, जो ये भी चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले देश अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंदी चीन और रूस को एक संदेश भेजें। इस समिट में रूस और चीन शामिल नहीं होंगे। हालांकि दोनों ही कम्युनिस्ट देश खुद को लोकतंत्र के रूप में संदर्भित करते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी में, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को दुनिया भर में बनाए रखना बेहद जरूरी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगे। तिल मिलाए पाकिस्तान बोला आक्रामकता का जवाब देने का हम भी तैयार। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती दिनों एक बयान में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर वह बात नहीं आया तो उसे ये नया और मजबूत भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। अब पाकिस्तान और उनके इसी बयान पर आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना और उकसाऊ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका देश भारत की आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जिम्मेदारी से काम जो करेगा और शांति को बढ़ावा देगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के रक्षा मंत्री ने के पाकिस्तान को धमकी देने वाले गैर जिम्मेदाराना, भड़काऊ और निराधार बयान को खारिज करता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। तो दोस्तों, क्वाड की दूसरी बैठक जापान में होने जा रही है। चीन की नाक के नीचे जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। दोस्तों, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की दूसरी बैठक सितंबर 2022 में जापान में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हैशी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जापान सितंबर 2022 में अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के साथ अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दरअसल जापान के फूजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योशिमासा हैशी ने कहा है कि इस साल बैठक सितंबर में हुई थी। चूँकि इसे अब से सालाना आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि अगली बैठक भी सितंबर में होगी। हैशी ने कहा है कि क्वाड पार्टनर्स देशों ने अभी इस आयोजन का समन्वय करना शुरू किया है। हालांकि आयोजन स्थल है, इसके लिए सटीक तारीखों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तालिबान का नया धार्मिक फरमान, महिला एक्टर वाले टीवी सीरियल किए बंद किए जाएं। जी हाँ, अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने रविवार को नए इस्लामिक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक देश में टेलीविज़न चैनलों पर सीरियल या डेली सोप में महिला एक्ट्रेस नहीं दिखाई जा सकती हैं। दोस्तों, अफगान मीडिया ने जारी किए गए इस तरीके के पहले निर्देश में कहा गया है कि महिला टीवी जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्ट पेश करते समय हिजाब पहनेंगी। यह आदेश अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस की ओर से जारी किया गया है।
मंत्रालय ने टीवी चैनलों के ऐसी फिल्में या कार्यक्रम दिखाने से भी मना किया है जिनमें पैगंबर मोहम्मद या अन्य सम्मानित शख्सियतों को दिखाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता हकीफ मोहाजिर ने समाचार एजेंसी एफपी से कहा है कि यह नियमित नहीं बल्कि धार्मिक दिशा निर्देश है। नए दिशा निर्देशों को रविवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान के 63 हिंदू परिवारों को कानपुर देहात में बसाएगी योगी सरकार। मकान और नौकरी के साथ दिए जाएंगी सुविधाएं। दोस्तों 50 साल से मेरठ के हसनापुर में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के 63 हिंदू बंगाली परिवारों को अब रसूलाबाद के भैसैया गाय के मजरा महन नागर में बसाया जाएगा। रविवार को अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने मौके पर पहुंचकर जमीन देखी। उन्होंने रसूलाबाद के गेस्ट हाउस में बैठक कर अफसरों को पूरी कार्य योजना समझी। शरणार्थियों के लिए रोजगार के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। दीगर है कि 11 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इन परिवारों को नए सिरे से पुनर्वास का प्रस्ताव किया है। नए परिवारों को खेती के लिए 2-2 करोड़ और घर बनाने का 200 वर्ग मीटर जमीन दिया जाएगा। साथ ही मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसे भी दिए जाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, दिसंबर 23 में पूरा हो जाएगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय का ऐलान। दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने स्थापना काल में जिन कार्यों का जिम्मा लिया उन्हें तन मन से पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी उनमें से एक है। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद तैयार कर ली गई है। उनके ऊपर ही राम मंदिर का निर्माण जल्द ही प्रारंभ होगा। दिसंबर 23 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। चंपत राय रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के आराध्य श्री राम के मंदिर निर्माण से पूरा भारत एक सूत्र में बंध जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के वार्षिक क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि विश्व हिंदू परिषद समाज सेवा के अंतर्गत गौ रक्षा, एकल विद्यालय, अनाथालय, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, वेद विद्यालय, स्वास्थ्य शिक्षण, माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वावलंबन केंद्र का संचालन कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों नेता डटे पर किसान हट रहे हैं। जी हाँ, पीएम मोदी के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हटने लगी है भीड़। पीएम मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद भले ही किसान नेता दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने की बात कर रहे हों, लेकिन आंदोलनकारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। राकेश टिकैत की ओर से एमएसपी गारंटी कानून 6 मांगों को पूरा करने पर डटे रहने की बात का किसानों पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। किसानों के टेंट जो हैं वो भले ही गाजीपुर में लगे हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें खाली करने के जा चुके हैं। हालांकि किसान नेता अब भी डटे रहने के मूड में हैं। उनका कहना है कि एमएसपी पे कानून बनने के बाद ही घर वापसी होगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए